हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9 के अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। आज हम इसके तीसरे पार्ट में अध्ययन करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण उपविषयों का। आइए देखते हैं वह महत्वपूर्ण उपविषय कौन कौन से हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले प्रणोद तथा दाब अर्थात थ्रस्ट और प्रेशर, और उसके बाद तरल पदार्थों में दाब अर्थात प्रेशर इन फ्लूइड्स, और फिर रहेगा हमारा उत्प्लावकता अर्थात बायंसी। इसके बाद हमारे पास अगला उपविषय होगा पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं क्यों तैरती हैं या क्यों डूबती हैं। इसके बाद हमारा अगला उपविषय रहेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। सबसे अंत में अध्ययन करेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी अर्थात आपेक्षिक घनत्व। चलिए शुरू करते हैं प्रणोद तथा दाब से। इसको जानने के लिए हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। देखिए, पहले उदाहरण में एक थंब पिन ली गई है। थंब पिन अंगूठे से दबाकर लगाई जाने वाली पिन, जो अक्सर आप लाइब्रेरी में या नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाते हुए उपयोग की होगी या किसी को उपयोग करते हुए देखा होगा, है ना। उसी प्रकार की एक थंब पिन है और एक लकड़ी का यहाँ पर टुकड़ा लिया गया है। इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर इस थंब पिन के ऊपर से एक फोर्स लगाया जा रहा है। उस फोर्स की क्या खासियत है कि वो इस लकड़ी के अंदर या जिस भी तल के अंदर लगाई जाएगी वहां पर वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा अर्थात लगभग 90 डिग्री का कोण वहां पर बनेगा। किसके साथ बनेगा? जो बल वहां से ऊपर से लगाया जा रहा है वह बल जिस तल के ऊपर लगाया जा रहा है उस तल के साथ उस बल का 90 डिग्री का कोण होगा अर्थात बल लंबवत होगा, लंबवत बल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक और उदाहरण दिया गया है। ये देखिए, एक हथौड़े की सहायता से यहाँ पर एक आयरन नेल ली गई है और उसके ऊपर भी हथौड़े से एक बल लगाया जा रहा है। यह बल भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पे लगाया जा रहा है अर्थात लंबवत लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के ऊपर यदि उसके तल के साथ और 90 डिग्री के कोण पर अर्थात लंबवत कोई बल लगाया जाए तो वह बल प्रणोद कहलाता है अर्थात उस बल को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो प्रणोद की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। अर्थात थ्रस्ट क्या है? व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द फोर्स, बल। बल ही तो प्रणोद है। इसके बाद हम इसकी एसआई इकाई पर आते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए, क्योंकि प्रणोद एक बल है, थ्रस्ट इज अ फोर्स, सो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रणोद की एसआई इकाई भी क्या होगी? प्रणोद की एसआई इकाई भी न्यूटन होगी। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, प्रणोद को जान लेने के बाद अब हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि दाब किसे कहते हैं अर्थात प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर को अधिक जानने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण पर विचार करेंगे। यह देखिए, एक आप ही की तरह स्टूडेंट अपने गद्दे पर लेटा हुआ है। जब यह गद्दे पर लेटा हुआ है तो गद्दा नाम मात्र के लिए ही दब रहा है अर्थात यहाँ पर जो गद्दे पर प्रेशर है वो नाम मात्र का दिखाई दे रहा है। परंतु जब यह स्टूडेंट इस गद्दे पर खड़ा हो जाता है, ये देखिए दूसरे चित्र में, तो यहाँ पर जो गद्दा है वो बहुत अधिक दब जाता है। ये देखिए, या क्यों दब गया है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जब ये बच्चा खड़ा होता है इस गद्दे के ऊपर तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर, इस इकाई क्षेत्रफल के अंदर सारा का सारा बल लगा रहा है। इसी को हम प्रेशर कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर कोई लंबवत बल लगता है तो वह दाब कहलाता है। एक इकाई क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लंबवत लग रहा है तो उसी को हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। और हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम दाब कहते हैं। दाब का सूत्र क्या होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीजें हैं। एक तो बल लग रहा है जो लंबवत लग रहा है, दूसरा वहां पर एरिया है जो इकाई क्षेत्रफल है अर्थात प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया।
चलिए, इसको जान लेने के पश्चात हम दाब की अर्थात प्रेशर की इकाई पर बात करते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। वस्तु किसी क्षेत्रफल पर लंबवत कितना बल लगा रही है, उसी को हम कहेंगे दाब। दाब की एसआई इकाई क्या होगी? देखिए, बिल्कुल आसान है। हमने पढ़ा दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। बल की यूनिट क्या होती है? फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और क्षेत्रफल की क्या होती है? क्षेत्रफल की एसआई इकाई होती है मीटर स्क्वायर। अर्थात हमारे पास दाब का जो एसआई मात्रक है वह क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप याद रखिएगा कि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम पास्कल भी कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी है। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने इसके बारे में काफी विस्तृत से बताया था, इसलिए उनके नाम के ऑनर में इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाने लगा। ठीक है, पास्कल को हम पीए साइन से प्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि दाब किस किस कारक पर निर्भर करता है। सूत्र के हिसाब से भी हमें यहां पर पता चल रहा है कि दाब जो है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह दो कारक कौन कौन से हैं? चलिए, आप अनुमान लगाने से पहले यहां पर एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने विचार किया कि दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, दाब को प्रभावित करने वाले कारक बल और सतह का क्षेत्रफल है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स और एरिया, बल और सतह का क्षेत्रफल, इन दो कारकों पर प्रेशर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। देखिए, पहला एक यहाँ पर उदाहरण है। इस चित्र के अंदर एक ट्रैक्टर दिखाया गया है। आपने देखा है ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर के पिछले जो पहिए होते हैं, ये वाला जो पहिया है, ये इतना चौड़ा क्यों बनाया जाता है? कभी इस पर विचार किया है कि ट्रैक्टर का पिछला पहिया इतना चौड़ा क्यों होता है? या जो जितनी भी मशीन होती है भारी, जैसे कि जेसीबी है, उसके भी पिछले टायर बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं। इसी प्रकार से जो ट्रक होते हैं जिनको बहुत सारा सामान लेके जाना होता है, वो पीछे 4, 6, 8, 10, 12 टायर तक रखते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे प्रेशर ही है ना? देखिए, इसी प्रकार से आपने कैमल को देखा होगा, जो ऊंट होता है। ऊंट के जो पैर हैं नीचे से गद्देदार होते हैं। तो ऊंट जो है वो रेगिस्तान में बहुत सरलता से चल भी सकता है और दौड़ भी सकता है, परंतु एक घोड़े के लिए बड़ा मुश्किल होगा ऐसे रेगिस्तान में चलना, है ना? इसी प्रकार से आपने देखा है कि घर में जब हम किसी सब्जी को या किसी फल को काटते हैं और हमारा चाकू अगर तेज धार वाला है तो वह बहुत आसानी से कट जाता है। परंतु यदि हमारा चाकू ऐसा है जिसकी धार तेज नहीं है, तो उन वस्तुओं को काटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? इसी प्रकार से आप अपने बैग का भी यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। जो बच्चे ऐसा बैग उपयोग करते हैं जिनकी स्ट्रिप्स अर्थात कंधे पे रखने वाली जो पट्टी होती है, ये वाली पट्टी जो कंधे पे रखी जाती है, ये चौड़ी होती है, तो भारी से भारी स्कूल बैग को आप आसानी से स्कूल में लेके आ जाते हो। परंतु यदि क्या होगा, यदि हम यहाँ पर एक पतली सी डोरी बांध दें, एक रस्सी बांध दें पतली वाली, दोनों पट्टियों की जगह पतली रस्सी बांध दें, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतने भारी बैग को बहुत आसानी से स्कूल में लेकर आ पाओगे। क्या आप सोचते हो ला पाओगे? नहीं। तो ये सब उदाहरण, इसके अलावा जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एक बच्चा जब खड़ा हो जाता है तो ये जो इसका गद्दा था नीचे की तरफ दब जाता है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इन दोनों कारकों की वजह से ही हो रहा है। तो ट्रैक्टर के टायर चौड़े क्यों है? इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर की मशीन के अंदर बहुत सारा वजन है, और वजन है तो बल है जो नीचे की ओर लग रहा है। अगर हम उस बल को पतले टायर पे डालेंगे तो पतला टायर जमीन में धंस जाएगा, परंतु यदि हम टायर का एरिया अर्थात सतह चौड़ी कर देंगे तो वह ज्यादा बल को भी बहुत आसानी से सहन कर पाएगा और जमीन में नहीं धंसेगा। इसी प्रकार से ऊंट के जो पैर हैं, जब वो नीचे से चौड़े और गुद्देदार हैं, तो वहां पर वो अधिक से अधिक बल को भी, ऊंट के वजन को भी और ऊंट के ऊपर रखे हुए वजन को भी बहुत आसानी से सहन कर लेता है। क्योंकि चौड़े पैर हैं, ज्यादा एरिया लेंगे तो बल कम लगेगा।
इसी प्रकार से जब हम चाकू को तेज धार वाला करते हैं तो वह कम एरिया का हो जाता है, उसका क्षेत्रफल घट जाता है, तो ऊपर से लगने वाले बल का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब हम स्कूल के बैग की पट्टियों को चौड़ा कर लेते हैं तो उससे जो स्कूल के बैग का वजन है वह हमें हल्का लगता है, क्योंकि वही पूरा का पूरा जो वजन है अर्थात बल है वो ज़्यादा एरिया पे पड़ता है, तो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगेगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा नीचे लगेगा, है ना। और प्रेशर जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे प्रेशर घटेगा, है ना। अर्थात बल बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, बल घटाने पर दाब घटता है ना। जबकि इसके उल्टे एरिया के साथ होता है। यदि हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा, यदि हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो प्रेशर है वह बढ़ जाएगा, जैसा हमने चाकू के केस में देखा। तो इस प्रकार जो दाब है वह दो कारकों पर निर्भर करता है, बल पर और सतह के क्षेत्रफल पर। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले उपविषय की ओर, और वह है तरलों में दाब अर्थात प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं अर्थात तरल क्या होते हैं? देखिए, तरल द्रव पदार्थ होते हैं, तरल गैसीय पदार्थ होते हैं। प्रेशर को केवल हम ही नहीं लगाते हैं, प्रेशर को द्रव भी लगाते हैं, प्रेशर को गैस भी लगाती हैं। इसका उदाहरण देखना चाहेंगे? ये देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक पानी से भरी हुई बोतल है। इस पानी से भरी हुई बोतल के अंदर जगह जगह पे अलग अलग ऊंचाई पर छेद कर दिए गए हैं, और उसमें जब पानी भरा गया तो देखा जा रहा है कि पानी अलग अलग प्रेशर से अलग अलग दाब से निकल रहा है। यह क्यों अलग अलग दाब से निकल रहा है? देखिए, सबसे ऊपर वाली जो पानी की धार है वो बहुत कम दूरी तक जा रही है, उससे अगली वाली थोड़ी उससे ज्यादा, उससे नीचे वाली और ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो द्रव है यह अंदर से बोतल के दीवार पर प्रेशर लगा रही है। अर्थात जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं वो भी क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। इसी प्रकार से गैस भी प्रेशर लगाती है। आपने बैलून में अर्थात गुब्बारे में तो हवा भरी ही होगी। जब गुब्बारे में हवा भरते हैं, गैस भरते हैं, तो वह गैस अंदर से उसके ऊपर भी प्रेशर लगाती है गुब्बारे की दीवार पर, जिससे गुब्बारा फूल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी द्रव हैं और गैस हैं अर्थात जितने भी तरल हैं उनके अंदर खुद के अंदर भी भार होता है, और उनको हम जिस भी बर्तन में रखेंगे तो वो उसके आधार अर्थात उसकी तली में और उसकी दीवार पर बल लगाते हैं, जिस बल को हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, है ना। किसी भी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं उत्प्लावकता अर्थात बायोएंसी क्या होती है। आइए, बायोएंसी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, यह एक जल से भरा हुआ ग्लास है। इस जल से भरे हुए ग्लास में हमने यहाँ ऊपर से एक आइस का पीस अर्थात एक बर्फ का टुकड़ा हमने यहाँ पर डाला हुआ है। जब हम कभी बर्फ के टुकड़े को जल में डालते हैं तो क्या होता है? वह तैरने लगता है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से जब आप किसी प्लास्टिक की खाली बोतल को उसका ढक्कन बंद करके और पानी के अंदर डालते हैं, जल के अंदर डालते हैं, तो वह भी उसमें तैरने लगती है। ऐसा क्यों? जबकि हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी के गुरुत्व बल की वजह से हर एक वस्तु नीचे की ओर गिरती है। तो यहाँ पर जो बर्फ का टुकड़ा है वह भी नीचे की ओर गिरना चाहिए था। इसी प्रकार से ये जो बोतल थी इस पर भी गुरुत्व बल लगना था, इसको भी पानी के अंदर डूब जाना था, परंतु ये दोनों तो तैर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस पृथ्वी के गुरुत्व बल से ज्यादा इन पर एक और बल लग रहा है, और वो बल ऊपर की दिशा में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। इस प्लास्टिक की बोतल पे भी एक बल लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है, जो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में है। अर्थात जब हम किसी भी वस्तु को जल में डुबोते हैं तो
तो उस पर जो गुरुत्व बल लग रहा होता है उसके विपरीत दिशा में एक बल काम करता है। उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, अर्थात बायोएंट फोर्स कहते हैं। और इस पूरी की पूरी घटना को हम बायोएंसी कहते हैं। बायोएंसी अर्थात उत्प्लावकता कहते हैं। यह बल कितना लगेगा, किस पर निर्भर करेगा? द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पर विचार करते हैं। कोई भी वस्तु जल के अंदर कब तैरेगी और कब डूब जाएगी, आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस चित्र की तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक जलयान दिखाया हुआ है और एक सुई दिखाई गई है। जलयान इतना बड़ा और इतना भारी होते हुए भी जल में तैर रहा है, जबकि सुई इतनी छोटी और इतनी पतली सी है, वो जल में डूब जा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम उत्प्लावक बल के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, यदि वस्तु पर लगने वाला बल कम है और उत्प्लावक बल ज्यादा है तो क्या होगा? वस्तु तैरेगी। परंतु यदि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल बराबर है उत्प्लावक बल के, तब भी वस्तु तैरती है। परंतु गुरुत्व बल ज्यादा है उत्प्लावक बल से, तो क्या होगा? वस्तु डूब जाती है। तो सुई के केस में उत्प्लावक बल कम लग रहा था और गुरुत्व बल ज्यादा लग रहा था, इसलिए वो डूब जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो सुई का घनत्व है वह ज्यादा है और पानी का घनत्व है वह कम है, इसलिए सुई डूब गई। दूसरी तरफ जलयान इसलिए तैर रहा था क्योंकि उस पर उत्प्लावक बल ज्यादा लग रहा था गुरुत्व बल की अपेक्षा, क्योंकि इसका औसत घनत्व जल के घनत्व से कम है। यही कारण है कि लोहे की बनी कील जल में डूब जाती है, जबकि पानी का जहाज पानी की सतह पर तैरता रहता है। आपके लिए एक प्रश्न है। अब हम जानने का प्रयत्न करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और सरल सा सिद्धांत दिया है। आपने भी इसे अपने दैनिक जीवन में करके देखा होगा। आपने देखा होगा ना कि एक भरी हुई बाल्टी जो जल से पूरी ऊपर किनारे तक भरी हुई है, जब आप उसके अंदर अपना हाथ डालते हो या मग को डुबोते हो तो जल उसमें से बाहर निकल के गिर जाता है। गिर जाता है ना? ऐसा ही एक प्रयोग करके आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया था। जानने का प्रयत्न करते हैं कि वह सिद्धांत क्या था। देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस लिया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस से एक लकड़ी के टुकड़े को वहां पर लटकाया हुआ है, जिसका वहां पर जो भार है, वेट है, वो 25 न्यूटन है। फिर उसी स्प्रिंग बैलेंस के और लकड़ी के टुकड़े को ला करके बीकर में किनारे तक, देखिए यहाँ पर इस किनारे तक जल भरा हुआ है। इस बीकर में जब हम उस लकड़ी के टुकड़े को डुबोते हैं पार्सली अर्थात आंशिक रूप से, तो वहां से उस बीकर से जल निकल के और बाहर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया बाहर, है ना? और अगर हम इसी लकड़ी के टुकड़े को पूरा डुबो देते हैं, देखिए तीसरे चित्र में, तो इससे और जल बाहर निकल जाता है। और जितना जल बाहर निकल रहा है उतना ही वेट भी कम होता चला जा रहा है। शुरू में 25 न्यूटन था जब वह डुबोया नहीं गया था। जब हमने उसको आंशिक रूप से डुबोया तो उसके भार में आंशिक कमी आ गई। परंतु जब हमने उसको पूर्णतः डुबो दिया तो उसके भार में बहुत ज्यादा कमी आ गई। और ऐसा ही कुछ जल के साथ भी हुआ। जब तक नहीं डुबोया था जल किनारे तक था, जब आंशिक रूप से डुबोया जल थोड़ा सा निकल आया बाहर, और जब हमने पूर्ण रूप से डुबोया तो जल और बाहर ज्यादा आ गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जितना हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोते हैं अर्थात जल में डुबोते हैं, उतने ही भार का जल बाहर आ जाता है। तो जल का भार और इस लकड़ी के टुकड़े का भार दोनों बराबर होते हैं, ऐसा आर्किमिडीज ने बताया था। जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के ऊपर एक बल लगता है, एक बल उसको, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जब वह बल लगता है तो बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के कहाँ कहाँ उपयोग है। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का सबसे पहला उपयोग है पदार्थों के आपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में। इसके अलावा जब भी हम जलयान या पनडुब्बी के डिजाइन तैयार करते हैं कि वे जल में डूबे नहीं, तो हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हम
दूध मापने वाले दुग्ध मापी और हाइड्रोमीटर जैसे यंत्रों को बनाने में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। आइए अब एक प्रश्न पर विचार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपविषय की ओर और वह है डेंसिटी। देखिए, किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगर किसी पदार्थ की निहित मात्रा m है और उसका आयतन v है, तो हम घनत्व कहेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। अतः हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन का जो अनुपात होता है वह घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, आयतन जिसको हम v से वॉल्यूम v से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे पास डेंसिटी d बराबर m बटे v, यह हमारे पास सूत्र बन जाता है घनत्व निकालने का। घनत्व का एसआई मात्रक इसके सूत्र के हिसाब से निकाल लेंगे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात मीटर क्यूब। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया? घनत्व का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज के अंतिम उपविषय की ओर चलते हैं और हमारा आज का अंतिम उपविषय है आपेक्षित घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर एक शब्द आता है आपेक्षित अर्थात रिलेटिव, अर्थात हम यहाँ पर रिलेशन बना करके घनत्व निकालते हैं। किसके साथ किसका रिलेशन बनाया जाएगा? किसी भी वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व, उन दोनों का यहाँ रिलेशन बनाया जाएगा। और जब हम किसी वस्तु के घनत्व को जल के घनत्व के साथ अनुपात में रखते हैं अर्थात तुलना करते हैं, तो वही कहलाता है हमारे पास आपेक्षित घनत्व। अर्थात आपेक्षित घनत्व क्या होता है? आपेक्षित घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी किसी पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को हम कहते हैं आपेक्षित घनत्व। अर्थात रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो डेंसिटी है वाटर की हम कब लें जब ज्यादा सही रहेगा? तो हम जो शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, उसकी डेंसिटी 1 ले सकते हैं यदि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है तो। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है कि आपेक्षित घनत्व की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। आपेक्षित घनत्व अदिश राशि होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा। देखिए, आज हमने सीखा प्रणों तथा दाब अर्थात थ्रस्ट एंड प्रेशर, तरल पदार्थों में दाब कैसे लगता है, उत्प्लावकता अर्थात बायोएंसी क्या होती है, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं क्यों तैरती हैं और क्यों डूब जाती हैं। इसके अलावा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जाना और हमने जाना कि अपेक्षित घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। आशा है आज के सारे उपविषय आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क कीजिएगा और अपनी समस्याओं का निदान कीजिएगा। धन्यवाद।